At least 13 people have died after a magnitude 6.5 earthquake struck northern Afghanistan and parts of Pakistan. د پیښور او خواش علاقو کې د زلزلې سخت جھټکې محسوسېږي. تاسو دا وخت کتئ چې د پیښور او خواش علاقو کې د زلزلې سخت جھټکې روانې دي. अरेबियन सी के अंदर किसी भी तरह की अगर फॉल्ट मूवमेंट होती है तो वहाँ से सुनामी का भी खतरा है. ये इसको हम कहते हैं कि जो अर्थक्वेक की फोर्सेस होती हैं वो इतनी जालिम होती हैं कि वो एक वीकनेस को सिर्फ तलाश करती हैं बिल्डिंग में. यकीनन अगर कराची में अर्थक्वेक आया 6.5 रिक्टर स्केल से ऊपर आया तो मसले होंगे. मैं ये समझता हूँ कि जो बिल्डिंग कोलैप्स होती है तो वो एक इंजीनियरिंग फेलियर होती है. कराची की सड़कों पर गुजरते वक्त अक्सर इस चीज़ से गुमान होता है कि खाकिम मदन अगर इस शहर पर किसी आफत का गुजर हुआ तो इसका क्या अंजाम होगा. खासतौर पर ऐसे वक्त जब तुर्की और शाम में आने वाले जल्जलों ने कानूनी तौर पर तामीरशुदा मयारी इमारतें भी मुनहदिम कर डाली जो कि हजारों लोगों की हलाकतों का बाइस बनी. तो ऐसे में कराची में तो आए दिन बगैर किसी कुदरती आफात के भी ये खबरें सामने आती हैं कि फला इलाके की फला इमारत ढह गई और इतनी जानों के नुकसान का बाइस बनी. और यहाँ के अर्बन प्लानर्स और सिविल सोसाइटी के मेंबरान भी अक्सर इस बात पर रोते रहते हैं कि भाई यहाँ पे तो कोई मास्टर प्लान ही नहीं है. जाहिर है कि कोड जो बनता है उसका मकसद तो बुनियादी मकसद तो यही होता है कि उसको इम्प्लीमेंट करके, क्योंकि अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा और वो सिर्फ किताबों में रह जाएगा तो जो सेफ्टी का एलिमेंट है वो नेचुरली उसमें से मिस हो जाएगा. नहीं, 2005 के बाद तो जो है ना काफ़ी हमारी अथॉरिटी जो है ना इस मामले में काफ़ी सीरियस हो गई है और प्रॉपर डिज़ाइन होता है, लेकिन और वेटिंग भी होती है. जो हमारे यहाँ का इम्प्लीमेंटेशन का रिकॉर्ड कह लें या एक्सपीरियंस है, इतना अच्छा मैकेनिज्म या इतना अच्छी इम्प्लीमेंटेशन हमारे यहाँ शायद नहीं है. आइए मालूम करते हैं जियोलॉजिस्ट, इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट से कि क्या कराची में भी ज़ल्ज़ला आ सकता है और क्या कराची इस चीज़ के लिए रेडी है. ज़मीन के बहुत नीचे मौजूद तहों में से एक तय होती है टेक्टोनिक प्लेट्स की. ये वसी और अरीज प्लेट्स हर वक्त हरकत में रहती हैं और जहां इस तरह की दो प्लेट्स मिलती हैं इस जगह को फॉल्ट लाइन कहा जाता है. जब दो अलग अलग प्लेटें एक दूसरे के साथ किसी तरह के राब्ते में आती हैं तो इससे इर्तियाश या वाइब्रेशंस पैदा होती हैं जो एक वक्त तक जमा होकर ज़मीन की सतह पर पहुंच जाती हैं और यूं उनको ज़ल्ज़ला या अर्थक्वेक कहते हैं. वो मुख्तलिफ तरह की मूवमेंट होती है. एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जो है वो सबडक कर सकती है या उसके पास से गुजर के जा रही है. तो ये हमारे पास एक टेक्टोनिक फ्रेमवर्क होता है किसी भी एरिया का. सही. अब वहाँ पे हमारे पास जो फॉल्ट लाइंस होती हैं वहाँ पे आपके पास हम ये कह सकते हैं कि वो प्लेट्स जो है वो रप्चर होती हैं एक दूसरे के साथ. जो है बीच में एक गैप होता है, एक फ्रैक्चर होता है. अब उसमें ये होता है कि वहाँ पे अगर बैंड हो रही है कोई प्लेट तो क्या होता है कंटिन्यूसली वहाँ पे एनर्जी जमा होती रहती है. जिस तरह अगर हमारे पास एक स्टील का स्केल है, अगर उसको हम बैंड करें और वो बैंड करते उसको छोड़ें तो वो वापस दूसरी प्लेस पे जाएगा. इसका मतलब है उसके अंदर एनर्जी जो है वो जमा हो रही है. जैसे हम एग्जैक्टली उसको नहीं बता सकते कि अर्थक्वेक कब आएगा. हाँ, हम जोन बता सकते हैं कि यहाँ पे ये फॉल्ट लाइन गुजर रही है, यहाँ पे एनर्जी जमा हो रही है, लेकिन एनर्जी कब होगी वो नहीं. तो उसका हमारे पास जो एक ही हल है कि हम जो हमारी जो बिल्डिंग्स हैं उनको ज़्यादा जो है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट प्रूफ करें. कराची में एज सच तो हमारे पास टेक्निकल एक्टिव फॉल्ट नहीं है. अलबत्ता डॉर्मेंट जो फॉल्ट्स हैंगे यहाँ पर फॉल्ट तो ये, क्योंकि कराची कोई प्लेन एरिया तो है नहीं है, ये पहाड़ी इलाका है, इसमें एंडुलेशंस हैंगी, फोल्ड हैं, फॉल्ट्स हैं. डॉर्मेंट वो है कि जो एक्टिव नहीं रहते होते हैं, उनका वजूद होता है क्योंकि वो तो नेचर में है, लेकिन ये रीएक्टिवेट हो सकते हैं. तो एक तो हमारे पास ट्रिपल जंक्शन है. सही. वी हैव 3 प्लेट्स. सही. अरेबियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट. सही. तो ये तीनों कराची के बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ पे साइस्मिक एक्टिविटी का चांस है. दूसरा ये जो हमारे पास पूरा वेस्टर्न साइड पे हमें देखें तो ये चमन ट्रांसफॉर्म फॉल्ट गुजर रहा है. किसी भी तरह की हमारे पास मरे रिज है यहाँ पे इस साइड से. अरेबियन सी के अंदर किसी भी तरह की अगर फॉल्ट मूवमेंट होती है तो वहाँ से सुनामी का भी खतरा है. सही. तो हमारे पास इस साइड से भी कराची जो है वो डेंजर में, वेस्टर्न साइड से भी है और दूसरी साइड ये कि यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग है. कराची के सराउंडिंग में तो रिकॉर्डेड अर्थक्वेक्स मौजूद हैं, पास्ट में हिस्ट्री में आते रहे हैं. तो जो साइज्मिक रिकॉर्ड है कराची के सराउंडिंग में वो मौजूद. अल्लाह का शुक्र है कराची के अंदर कभी कोई ऐसी चीज़ डायरेक्टली कराची के नीचे से नहीं हुई है. ये अर्थक्वेक कितना शदीद है इसको नापने के लिए रिक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है
और इससे कितनी तबाही होगी, इसमें ज़मीन पर मौजूद सूरत हाल भी किरदार अदा करती है। ज़्यादा ऊंची इमारतें बनाने से कबल इस चीज़ का ख्याल ना रखना कि वो ज़मीन कैसी है जहां तामीरात की जा रही हैं, और ज़मीन की कैफियत के हिसाब से बुनियादें फिर ना डालना। बुनियादें अच्छी होना लेकिन सिरिया और कंक्रीट मयारी ना होना। फाउंडेशन अगर अच्छी है तो कंक्रीट भी अच्छी होनी चाहिए, स्टील भी एडिक्वेट होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि फाउंडेशन फेल हो तो ही बिल्डिंग फेल होगी। हो सकता है फाउंडेशन इंटैक्ट रहे लेकिन सुपर स्ट्रक्चर जो है, ऊपर स्ट्रक्चर है, वो इट कैन फेल। सॉफ्ट स्टोरीज जो हैं जिसमें पार्किंग एरियाज ये वो, दे नीड टू बी एडिक्वेटली लुक आफ्टर, उसमें शेयर वॉल्स ये वगैरह। ये इसको हम कहते हैं कि जो अर्थक्वेक की फोर्सेस होती है वो इतनी जालिम होती हैं कि वो एक वीकनेस को सिर्फ तलाश करती हैं बिल्डिंग में, और अब जब वो उसको एक कोई वीकनेस मिल जाती है तो वहाँ से वो अपना डैमेजिंग का जो भी किरदार है और डैमेज करने का काम जो है ना वो शुरू कर देती है। जहाँ भी जब भी बिल्डिंग बनाई जाती है तो पहले जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस कराई जाती है ताकि ये पता चले कि ज़मीन किस तरह की है और उसकी फाउंडेशंस और बाकी की जो दूसरी फोर्सेस हैं उनको उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। कराची के अंदर जो है ना सब सॉइल में बड़ा वेरिएशन है। एक बहुत बड़ा इलाका डिफेंस और क्लिफ्टन का जो है वो कोस्टल एरिया है, और कोस्टल एरिया के अंदर सैंड होती है, सैंड और ग्राउंड वाटर टेबल उसका हाई है। कहता है रिक्लेम एरियाज होते हैं, वहाँ पर एक सबसे बड़ा जो डेंजर होता है वो होता है लिक्विफैक्शन का। लिक्विफाई होने का मतलब ये कि वो सॉलिड नहीं रहता, वो एक लिक्विड स्टेट में चला जाता है। वो बजाय फिर सॉलिड ग्राउंड के वो ऐसा होता है जैसे किसी लिक्विड के ऊपर बिल्डिंग कर दी गई है। तो हाई ग्राउंड वाटर टेबल में जब सैंड होती है तो जब सुनामी आएगा या अर्थक्वेक आएगा तो वो पानी जो है वो टू एंड फ्रो मूव करता है, और उसके साथ वो सैंड को भी मूव करता है और फाउंडेशन के नीचे से सैंड निकल जाती है। समंदरी और दरियाई इलाके पर ज़्यादा तामीरात करना और समंदर और दरिया के पानी का रास्ता बदलना या इसे धकेलना ताकि मज़ीद तामीरात की जा सकें, ये भी ज़लज़ले से होने वाली तबाही में भारी किरदार अदा करते हैं। ज़मीन और इमारतों के माहिरीन से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि कराची के अतराफ़ में ऐसी फॉल्ट लाइन ज़रूर हैं जिनके सिरकने से ज़लज़ला या सुनामी आ सकते हैं। अलबत्ता कराची तारीख़ी लिहाज से काफ़ी खुशनसीब रहा है कि यहाँ ऐसी आफात नहीं आईं, लेकिन ये खारिज अज़ इम्कान भी नहीं। मलीर रिवर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे उसकी जो नेचुरल सेटअप है उसको बहुत डिस्टर्ब किया गया, उसका चैनल खाली कर दिया, वहाँ से सैंड ड्रेस करके ले गए लोग। इससे पहले जो रिवर्स है उनको फिल कर दिया जाता है, या फिर आपके पास ड्रेजिंग होती है, समंदर को पीछे हम लोग हटा रहे हैं और हटाने के बाद उसमें सैंड, तो वो सैंड तो बहुत ही खतरनाक होती है क्योंकि वो है वेल सॉर्टेड सैंड, सही एक ही शक्ल की, तो वो तो उसकी तो बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम है। आप अगर आपने उस लूज सैंड के ऊपर अगर आपने कोई भी घर बनाया तो उसमें वो सिंकिंग इफेक्ट होता है, सही जैसे उस पर प्रेशर पड़ता है तो उसमें इसके अंदर जो वाटर होता है वो तेज़ी से मूव करता है और बिल्डिंग बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ धंसना शुरू हो जाती है। तो इसके अलावा आप जितने भी रिवर हैं उसको लूज मटेरियल से आप फिल करते हैं, फिल करने के बाद उस पर बिल्डिंग बनाते हैं, तो वो भी अल्टीमेटली जो वो उसमें सब्सिडेंस होना शुरू हो जाती है। और कुछ आपने कराची में अक्सर प्रैक्टिस देखी, बिल्डिंग्स बनी हुई उसके बाद उसमें क्रैक्स डेवलप होना शुरू हो जाती है। क्रैक्स इस वजह से डेवलप होते हैं कि नीचे फाउंडेशन जो है वो हार्ड रॉक पे नहीं बनी होती, वो लूज सॉइल पे बनी होती। अब जो बिल्डिंग अपना जब वेट होता है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे भी सबसाइड करती रहती है, और सबसाइड करने की वजह से हमारे पास जो बिल्डिंग के अंदर फिर वो क्रैक्स भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। रिवर का कोर्स अगर आप चेंज कर देंगे तो रिवर का कोर्स चेंज करने से जाहिर है जो एरियाज पहले फ्लडिंग नहीं होती थी वहाँ फ्लडिंग पॉसिबल है कि अगर आपने ड्रेजिंग ऐसी जगह पर कर ली है जिससे रिवर का कोर्स चेंज होना शुरू हो जाएगा और उसका रुख हम मोड़ देंगे तो फिर उसका पानी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। वो कुछ और ऐसे एरियाज़ के अंदर पानी डाइवर्ट हो सकता है जहाँ पर वो फ्लडिंग की सिचुएशन क्रिएट कर दे, क्योंकि जो नेचुरल कोर्स था जिससे पानी ड्रेन होता था अगर हम उसको अफेक्ट करेंगे तो ज़ाहिर पानी ने तो फिर फ्लो करना है ना, तो वो उन जो जगह मिलेगी वहाँ फ्लो करेगा और उसके नतीजे में वो उन एरियाज़ के अंदर आ सकता है जो कि डेवलप्ड एरियाज़ हो सकते हैं, तो वहाँ पर फ्लडिंग की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। अगर बिल्डिंग है और वो फ्लड के लिए डिज़ाइन नहीं हुई है क्योंकि वहाँ पर कोई फ्लड की हिस्ट्री नहीं है, कोई फ्लड का प्लेन नहीं है, वो फ्लड के लिए डिज़ाइन भी नहीं होगी, और अगर वो फ्लड के लिए डिज़ाइन नहीं हुई है तो कुछ ना कुछ तो डैमेज पानी करेगा ना। ड्रेजिंग अगर रिवर बेड में से करते हैं लोग और ऐसी जगह करते हैं जहाँ कोई ब्रिज वगैरह मौजूद है तो नेचुरली वहाँ स्काउरिंग हो जाती है, तो ब्रिज की जो फाउंडेशन है, जो पियर्स हैं, वो उसका अपना एक तरीक़ेकार होता है कि जिसके ऊपर वो डिज़ाइन होती हैं, और अगर वो मट्टी उसकी सराउंडिंग में से निकल जाए तो जो रेजिस्टेंस, जो फोर्स कंसीडर की गई होती है उस मट्टी की वजह से डिज़ाइन में नेचुरली वो कम हो जाती है, तो इसलिए उनकी वल्नरेबिलिटी वहाँ पर बढ़ जाती है।
इन्होंने ये भी बताया कि इंसानी लापरवाही और लालच से ज़लज़लों के नतीजे में होने वाली तबाही बढ़ सकती है और कराची में अगर ज़लज़ला आया या कोई कुदरती आफत आई तो इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ख़ुद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मतलब SBCA के रिकॉर्ड के मुताबिक 536 ऐसी इमारतें हैं कराची में जो रहने के काबिल नहीं, बल्कि इसी तरह की कई इमारतें ऐसी हैं जो खुद SBCA के रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं। ये इमारतें मुंतज़िर हैं कि जल्द इनकी या तो मरम्मत की जाए या इनको ढा दिया जाए ताकि ये खुद कोई आफत ना बन जाए इंसानी मुजरिमाना गफलत से। हमारे पास एक बड़ी तादाद ऐसी इमारतों की है जो किसी भी इंजीनियरिंग डिज़ाइन या किसी भी टेक्निकल इनपुट या किसी भी प्रोसेस ऑफ वेटिंग या रेगुलेशन के बगैर बनी है। इसमें वो इमारतें भी शामिल हैं जो कि मुख्तलिफ कच्ची आबादियों में बनी हैं। इसके अलावा ऐसे स्ट्रक्चर्स भी हैं कि जो जुज़वी तौर पे तो प्लान्ड स्ट्रक्चर्स या उसमें इंजीनियरिंग डिज़ाइन का कोई अमल दखल था, लेकिन बाद में उसमें जो इजाफे हुए हैं, एडिशनल स्टोरीज़ ऐड हुई हैं, उसकी जो इस्तेमाल है उसकी नौइयत में कोई तब्दीली आई है। इस किस्म के बहुत से स्ट्रक्चर्स हैं। बड़े पैमाने पे एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है कि जो हमारे पास वो स्ट्रक्चर्स हैं जो डेंजरस हैं, जो किसी इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन के बगैर बने हैं और जिनमें एक विजिबल फैक्टर ऑफ डेंजर मौजूद है, उनको हम किस तरह से काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं, उसकी रेट्रोफिटिंग किस तरह से कर सकते हैं। और अगर वो रेट्रोफिटिंग मुमकिन नहीं तो फिर उसमें कोई रेगुलेटरी प्रोसेस के ज़रिए से वहाँ के मकीनों को इस बात पर कायल कर सकते हैं कि वो मुतबादिल रहाइश इस्तेमाल करें ताकि उस जगह को या तो असर नौ तामीर किया जाए या उसका कोई दूसरा हल तजवीज़ किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सी ऐसी इमारतें हैं जिनको आप एक तरह से लिविंग डेथ ट्रैप्स कह सकते हैं कि खुदा न खास्ता किसी भी हादसे की सूरत में वो अपने मकीनों के लिए इंतहाई मौलिक साबित हो सकती हैं। कराची में ज़मीन की कमी नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि टोक्यो में मल्टी स्टोरी बन रही है, सिंगापुर में बन रही है, बम्बई में बन रही है, तो यहाँ भी बननी चाहिए। वो जितने शहर हैं दे आर लैंड लॉक्ड, 3 साइड समंदर है, ज़मीन कम है, दे आर गोइंग फॉर वर्टिकल कंस्ट्रक्शन। हमें वर्टिकल कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है।